Good morning everyone. Today I am going to discuss on the conductometry titration में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग कंडक्टोमीटर के बारे में पढ़ लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन इसका पढ़ लिया, कैसे कैसे ये वर्क करता है। और कंडक्टोमीटर का हम लोग कब यूज करते थे? इंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते थे। ठीक है, जिस सॉल्यूशन का इंड पॉइंट बाय द केमिकल्स नहीं आ रहा था, किसी भी इंडिकेटर को यूज करके नहीं आ रहा था, देन हम लोग क्या यूज कर रहे थे? इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं और यहाँ पे ग्राफ किस तरह से बनता है। और हमने जब केमिकल्स को, इंडिकेटर को यूज करके जब हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, तो हमने क्या देखा था वहाँ पे? न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ठीक है, तो वहाँ पे किसके बेसिस पे हो रहा था? इंडिकेटर के बेसिस पे जो ग्राफ बन रहा था। और यहाँ पे किसके बेसिस पे ग्राफ बनेगा? यहाँ पे विदाउट यूज ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर को यूज नहीं करेंगे हम लोग, कंडक्टोमीटर के थ्रू जो हम लोग इंड पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे उसके बेसिस पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टोमीटर टाइट्रेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ए कंडक्टोमेट्री। ठीक है, बहुत तरह का टाइट्रेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे कंडक्टोमेट्री को यूज करके। जरूरी नहीं है कि जिसमें इंडिकेटर यूज नहीं हो रहा बस उसी को लेना है, जिसमें इंडिकेटर यूज हो रहा है वहां भी हम कंडक्टोमेट्री का यूज कर सकते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आए, है ना। मेजर टाइट्रेशन विच कैन बी परफॉर्म्ड विथ कंडक्टोमेट्री कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका देखेंगे? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का देखेंगे। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग टाइप्स। पहला हमारा था क्या? टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमारा जो है टाइट्रेशन किसके किसके बीच होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका हमने ऑलरेडी न्यूट्रलाइजेशन कर्व में पढ़ा था। ठीक है, यदि आप लोग को याद होगा तो वहाँ पे हमने क्या देखा था? HCl हमारा है, और हमें ये चीज पता है कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो डिसोसिएट, कंप्लीट डिसोसिएट होता है। ठीक है, जो वीक एसिड और वीक बेस रहता है वो वीक एसिड एंड वीक बेस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, वो पार्शियली होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी और स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारा है, दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ठीक है, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे HCl क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। The strength of HCl can be determined by titrating it with directly with the standard NOH solution। अब एसिड है तो इसके अगेंस्ट में क्या लेंगे? हम बेस लेंगे, है ना, टाइट्रेट करेंगे उसको। तो अब एसिड हमने कौन सा लिया यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग वाला, और हमने बेस भी कौन सा रखा है? स्ट्रॉन्ग वाला। दोनों को हमने क्या किया? टाइट्रेशन करवाया। When electrode is immersed in a beaker containing HCl sample solution, its conductivity is high, is called initial conductivity। अब मान लो हमारे पास बीकर है, ठीक है, और हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ा था जो कंडक्टिव सेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोड इमर्ज रहता है, इसमें इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। ठीक है, कैथोड एनोड। उसके बाद क्या हुआ? जब इसमें हमारा कौन सा सॉल्यूशन है? HCl प्रेजेंट है ना। HCl क्या हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट मीन्स वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा H प्लस Cl माइनस में। किसमें डिसोसिएट होता है? H प्लस Cl माइनस में। इस टाइम जो कंडक्टिविटी था ये जो मेजर कर रहा है उस टाइम क्या है? उसका हाई है। ठीक है, बोल रहा है सैंपल सॉल्यूशन इस कंडक्टिविटी इज हाई विच इज कॉल्ड इनिशियल कंडक्टिविटी। इनिशियल कंडक्टिविटी क्या होगा? हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आयंस जो है H प्लस Cl माइनस वो उसका कंसंट्रेशन हाई है और पूरी तरीके से वो डिसोसिएट है, तभी तो कंसंट्रेशन आयंस का हाई रहेगा सॉल्यूशन में। जब वो आयन टूटेगा नहीं तो कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें ये चीज पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ किसमें? H प्लस Cl माइनस में। दिस इज बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू H प्लस आयंस। ठीक है, क्यों हो रहा है? इसका कंडक्टिविटी इनिशियल हाई क्यों है? क्योंकि जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट दैट मीन्स कि ब्रेक डाउन आयंस में। ठीक है, तो किसमें डिसोसिएट हो रहा है? H प्लस आयंस में हो रहा है।
व्हेन NaOH इज एडेड, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, OH ऑफ NaOH रिएक्ट विथ H प्लस, है ना। मान लो यहाँ इसमें HCl था, इसमें हमने क्या ऐड किया, हमने इसमें NaOH को ऐड किया। ये OH जो है ये भी तो Na प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन डिसोसिएट करेगा, जब इसमें जाएगा तो ये क्या करेगा, ये OH जो है इस H से रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा, H2O, क्या हो गया, वाटर बन गया। तो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा क्योंकि वो आयन से वाटर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। जितना HCl का H था वो किससे रिएक्ट कर रहा है, हमारा OH माइनस आयन से कर रहा है। OH of NaOH react with H plus of HCl and produce water, क्या प्रोड्यूस किया, वाटर प्रोड्यूस किया, which result in decrease of conductivity on every addition, जैसे जैसे हम इसको इसमें ऐड करते जाएंगे और जितना H प्लस होगा वो इससे रिएक्ट करते जाएगा, तो क्या होगा, ग्राफ डाउनवर्ड होगा, डिक्रीज करते जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका सारा इस सॉल्यूशन का H प्लस जो है इससे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। उस टाइम क्या आता है हमारा, जब टोटल हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइट्रेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट का जब मोल इक्वल्स हो जाता है, दैट टाइम क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट जनरेट होता है, ठीक है। जब हमारा इसका पूरा H प्लस जो है OH माइनस से रिएक्ट कर गया, अब क्या होगा, अब जो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो अब क्या बचेगा, अब बस आयन से बचेगा क्योंकि इसके पास H प्लस, अब तो वाटर प्रोड्यूस करेगा नहीं क्योंकि वाटर तो इसका H प्लस खत्म हो गया, तो वाटर किसे, अब OH बस रहेगा ना, ये माइनस वाला रहेगा क्योंकि H इसके पास है नहीं, तो सॉल्यूशन हमारा लिमिटेड है बीकर में। ऐसा थोड़ी कि हम इसको ब्यूरेट से हम इसमें ऐड कर सकते हैं, पर हम थोड़ी जो हमारा एनालाइट उसमें एक्स्ट्रा थोड़ी ऐड करते रहते हैं, इसमें तो ऐड नहीं करते हैं, हम ऐड किसको करते हैं, जो हम ब्यूरेट में ले रहे होते हैं। जब पूरी तरीके से ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, हमारा वाटर खत्म हो गया, तब उसके बाद जो हम NaOH इसमें ऐड करेंगे तब ग्राफ क्या होगा, अब ऊपर जाएगा क्योंकि वाटर अब फॉर्म नहीं कर रहा है, H अब तो हमारा H प्लस खत्म हो गया है सॉल्यूशन में। At the end point, all the H plus of HCl react with OH of NaOH resulting water. After that point, उसके बाद further addition of NaOH increase conductance due to OH which result in V-shaped graph is obtained. क्योंकि अब जो OH हमारा आ रहा है ये तो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, जब रिएक्ट नहीं कर रहा तो आयन से रहेगा, तब क्या होगा उस टाइम पे ग्राफ हमारा, पहले हमारा H था तो ये मान लो ये हमारा H है, ठीक है, सॉरी इसमें ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ये HCl कहाँ से है, H प्लस Cl माइनस, ये कहाँ से है हमारा HCl से, ये NaOH Na प्लस OH माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या बनाता है ये Na प्लस H2, ठीक है, ये इससे रिएक्ट कर गया, ये इससे रिएक्ट कर गया, H2O वाटर प्रोडक्ट बन गया और हमारा ये सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, रिएक्ट होने के बाद। अब देखो ये हमारा ग्राफ है, इधर जो है कंडक्टेंस को दिखाता है, इस साइड ये किसको दिखाता है, कंडक्टेंस को, और इधर वॉल्यूम ऑफ NaOH। और याद करो हमने जब न्यूट्रलाइजेशन कर पड़ा था वहां पे भी हमने यहाँ इधर pH दिखाया था, यहाँ पे वॉल्यूम एडेड ऑफ NaOH दिखाया था, है ना। तो क्या हुआ, जब हमारा HCl था जो ये क्या हुआ, इसका पिक यहाँ पे था पहले, ठीक है, तो उस टाइम ज्यादा दिखा रहा था क्योंकि H प्लस आयन प्रेजेंट था वहाँ हमारा सॉल्यूशन में, ये हमारा सॉल्यूशन इसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या ऐड हुआ, NaOH को हम ऐड कर रहे हैं, AOH वाला जो है इसमें आके इसके साथ वाटर बना रहा है। जब वाटर बनाते बनाते एक ऐसा पॉइंट है जब हमारा H प्लस आयन खत्म हो गया हमारे सॉल्यूशन से, अब क्या बचा, बस OH। जब आयंस क्या करता है, आयंस ही तो आयंस के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कंडक्टिविटी, ये हमने पहले ही पढ़ा है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे आयंस प्रेजेंट था ही नहीं, जीरो, जब दोनों का मोल्स इक्वल्स हो गया तो इक्विवेलेंस पॉइंट है वहाँ पे जीरो आयंस था हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर से जब हम एक्स्ट्रा ड्रॉप हाउस में ऐड किया हमने NaOH का, देन वो क्या होने लगा, इंक्रीज करने लगा। तो क्या बना, कैसा ग्राफ बनता है,
धी शेप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको बोलेंगे, एंड पॉइंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, एंड पॉइंट आएगा। जिस टाइम से हमने बताया, जिस टाइम से सडन ग्राफ में चेंजेज आता है, शार्प चेंजेज होगा, उसको हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गया कैसे हम लोग कंडक्टोमीटर के थ्रू एंड पॉइंट निकालते हैं। जब केस हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रहेगा, देन वो सीधा वी शेप का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब हमारा आ गया टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस लिया है हमने। स्ट्रॉन्ग एसिड वाला क्या होगा, डिसोसिएट कर जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, एंड वीक बेस वाला पार्शियली नहीं के बराबर होता है, कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और ये वीक बेस वाला कहाँ डिसोसिएट करता है, किस सॉल्यूशन में किस सॉल्वेंट में डिसोसिएट करता है, एक्वस वाला मैंने पढ़ाया था। एक्वस वाले में जो है वीक बेस वाला नहीं करता है, ठीक है। HCl is a strong acid and NH4OH is weak base। ये NH4OH क्या है, weak base है। Initially conductivity of solution is high due to HCl। अब जैसे हमने लास्ट में पढ़ा अभी, HCl के वजह जब हमारा ये सॉल्यूशन है इसमें रखा हुआ, तो HCl इसमें हमने लिया है, तो ये भी इसमें आके क्या कर, पहले ब्रेक हो रहा है H+Cl- में, तो इस टाइम में आयंस का कंसंट्रेशन तो है H+ वाले का, है ना। तो अब इस टाइम में भी क्या होगा ग्राफ हमारा, मतलब उस टाइम पे इसका हाई रहेगा कंडक्टिविटी, ठीक है। When NH4OH is added, जब हम लोग NH4OH ऐड करते हैं, OH of NH4OH react with H+, फिर वही करेगा, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। NH4OH का अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो है OH इससे रिएक्ट कर रहा है हमारा H+ वाले से, देन यहाँ पे भी फिर क्या क्रिएट करेगा, ये वाटर बनाते जाएगा, ठीक है। वाटर बनाने के बाद देखो क्या करता है, विच रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एवरी एडिशन। जस्ट पीछे जैसा क्या करेगा, ये वाटर बनते जा रहा है, दैट मीन्स कि वो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। आफ्टर एंड पॉइंट फर्दर एडिशन ऑफ NH4OH causes no changes in conductance because NH4OH poorly dissociate into OH, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब इसमें पहले क्या था कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो स्ट्रॉन्ग बेस था, वो डिसोसिएट कर, लेकिन यहाँ पे क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिसोसिएट नहीं करेगा, ठीक है। बस जितना इसका OH आना था तो ये वाटर बना लिया, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो अकेले वो कुछ कर नहीं सकता है, डिसोसिएट करेगा नहीं, वो पोरली डिसोसिएट हो रहा है, तो दैट मीन्स ग्राफ हमारा क्या होगा, वो कांस्टेंट जाएगा। देखो ये हमारा ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम वॉल्यूम ऑफ NH4OH कितना ऐड हुआ, ये हमारा ग्राफ बना। तो जब हमारा HCl था, जिस टाइम H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था हमारे सॉल्यूशन में, उस टाइम में क्या था, कंडक्टेंस इसका हाई था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ऐड किया, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को ऐड किया, तो OH जो था ये H+, HCl के H+ से इसमें OH ऐड हो गया और क्या बना दिया, ये वाटर। जब वाटर बनता है तो इसका कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते जब इसका सारा H+ खत्म हो गया हमारे सॉल्यूशन का, अब क्या बचा, बस जब H+ खत्म हो गया, अब तो OH इसमें OH और H+ दोनों रिएक्ट कर गया और HCl का H खत्म हो गया, बस अब NH4OH रहेगा ना, वो तो डिसोसिएट ही नहीं करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ग्राफ पे, है ना। जब ये डिसोसिएट वीक बेस है ना हमारा ये NH4OH, इसकी वजह से कोई ये डिसोसिएट ही नहीं कर, ब्रेक डाउन ही नहीं कर रहा है, जब आयन से में नहीं टूट रहा है हमारा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, डिसोसिएट नहीं कर रहा है, उस टाइम में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कि OH अकेला OH क्या करेगा, कुछ नहीं, अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज हुआ, दैट मीन्स वो ग्राफ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें पहले ऐसे आएगा, डाउन में पहले ज़्यादा था, फिर उसका डिक्रीज किया, उसके बाद फिर से ये कांस्टेंट जाएगा। जिस टाइम से ये फिर से उड़ना स्टार्ट हो गया स्ट्रेट, वो हमारा क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे हमने क्या लिया,
वीक एसिड को लिए। इससे पहले हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने यूज किया था। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वीक एसिड को लेंगे। अब वीक एसिड को लेते हैं, देख क्या होता है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। पहला एग्जांपल जो हमने NaOH का लिया था। अब यहाँ पे देखो कौन सा पूरी तरीके से डिसोसिएट करेगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा वो पूरी तरीके से डिसोसिएट करेगा, मतलब पूरी तरीके से वो आयंस में ब्रेक डाउन होगा। लेकिन जो वीक रहेगा वो पोअरली होता है, नहीं के बराबर होता है डिसोसिएट। इनिशियली द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज लो बिकॉज एसिटिक एसिड डजंट डिसोसिएट इनटू H+ आयंस। ये H+ आयंस में नहीं ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन, एसिटिक एसिड जो हमारा है CH3COOH, ये जो है ये नहीं डिसोसिएट हो रहा है। तो उस टाइम में क्या होगा, जब डिसोसिएट नहीं कर रहा है तो उस टाइम में हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो ये हमारा लो है यहाँ पे, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ NaOH, जब हम NaOH को इसमें ऐड करते हैं उसके बाद जो ये हमारा क्या फॉर्म करता है, CH3CONA फॉर्म करता है एंड कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज। जब हमारा इसमें ऐड होने लगता है, क्या ऐड होने लगता है, इसका Na इससे रिएक्ट करता है, हमारा इससे रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, ग्राफ हमारा इंक्रीज होने लगता है slightly at the till the end point. After end point, further addition of NaOH causes sharp increase in conductivity due to OH ions. पहले क्या हो रहा है हमारा, जब हमारा एसिटिक एसिड है वो क्या है, हमारा वीक एसिड है, वो क्या कर रहा है, वो डिसोसिएट अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर हमने उसमें क्या ऐड किया, NaOH को। NaOH क्या हो रहा है, पूरी तरीके से डिसोसिएट करता है। On addition of NaOH, CH3CONA formed and conductivity slightly increase, और वो क्या करता है, slightly increase करने लगता है, ठीक है। कब, till the end point तक वो increase करता है, ये बढ़ते जाता है, ठीक है। After the end point, जब end point खत्म हो गया, अब जब इसका CH3 ये जैसे हमने और लास्ट में बताया 2 एग्जाम्पल, जब इसका ये हमारा सॉल्यूशन का ये खत्म हो जाएगा, बस हमारा क्या बचेगा, NaOH बचेगा। NaOH में क्या बचेगा, OH बचेगा। बस OH आयन जो बचेगा तो उससे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। आयन तो बच रहा है ना, यहाँ तो बनी, जैसे इसके साथ रिएक्ट कर जा रहा था ना, हमारा ये रिएक्ट कर जा रहा था ये, ठीक है। तो उस टाइम में क्या, पहले स्टेट जाएगा हमारा, देन ये इंक्रीज करेगा, ठीक। और जिस टाइम पे सडन चेंज हो रहा है उस टाइम पे हमारा एंड पॉइंट आएगा। अब जब हम वीक एसिड एंड वीक बेस लेंगे, जब वीक एसिड एंड वीक बेस का टाइट्रेशन कराएंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों वीक है, दोनों पुअरली डिसोसिएट करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, ठीक। तो इस केस में देखेंगे क्या होता है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड NH4OH इज अ वीक बेस। इनिशियली conductivity is low because acetic acid doesn't dissociate into H+ ion। तो इनिशियल में क्या होगा, लो होगा। क्यों होगा लो, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं कर रहा है आयंस में, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम एसीटेट बनाएगा, ठीक है। अमोनियम क्या बनाएगा, एसीटेट बनाएगा। इसे पीछे हमने देखा सोडियम एसीटेट बनाया था। Ammonium acetate salt is formed which has good conductivity and conductivity increase on every addition। अब देखो जैसे अमोनियम एसीटेट बनता है तो इसका ये गुड कंडक्टिविटी है, ठीक है। गुड कंडक्टिविटी दैट मीन्स वो इंक्रीज कराएगा कंडक्टेंस को, ठीक है। तो बोल रहा है अमोनियम एसीटेट सॉल्ट इज फॉर्म विच हैज गुड कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन एवरी एडिशन ऑफ NH4OH टिल एंड पॉइंट। कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक वो एंड पॉइंट हमारा नहीं आ रहा है। आफ्टर एंड पॉइंट फर्दर एडिशन ऑफ NH4OH कॉजेज नो चेंज इन कंडक्टेंस एंड प्लेट्यू इज ऑब्टेन। मतलब ये सीधा इसका चलता है, इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे से कि हमारे सबसे पहले क्या है, वीक है ये, ठीक। उसके बाद हमने क्या ऐड किया, इसमें NH4OH को ऐड किया। ये ग्राफ दिख रहा है, पहले इसका क्या था, लो था एसिटिक एसिड का। क्यों था कंडक्टेंस लो, क्योंकि वो
डिसोसिएट नहीं, आयंस में नहीं टूट रहा है। यदि वो आयंस में टूटता, उसका अभी यहाँ से ये उठ के यहाँ पे रहता। इस HCl में H+ दे रहा था ना वो HCl वाला, तो इसलिए हम लोग यहाँ से इसको ले रहे थे, है ना। पर इसमें क्या है कि हम लोग नीचे से ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं नीचे से क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, वीक एसिड है हमारा। उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड किया, वीक बेस को ऐड किया। वीक बेस के केस में क्या हो गया कि ये इससे रिएक्ट कर जा रहा है, NH4 वाला CH3CO से रिएक्ट कर जा रहा है, तो क्या बना जा रहा है ये अमोनियम एसिड। जैसे अमोनियम एसिटेट सॉल्ट फॉर्म करता है तो उसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन। क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि वो गुड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इंक्रीज करते के एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके पास सारा ये चीज खत्म हो जाएगा। हमारे सॉल्यूशन, मान लो हमारे सॉल्यूशन में CH3COO है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो गया हमारा तो क्या होगा, अब बस क्या बचेगा, NH4OH बचेगा। NH4OH बचेगा तो क्या जाएगा वो, क्योंकि ये भी तो ब्रेक नहीं हो रहा है ना अब, मतलब OH में पोरली है ना ये डिसोसिएशन, इसका OH बस ऐसे रहेगा, वो डिसोसिएट नहीं कर सही से, तो क्या होगा, वो उसका ग्राफ फिर क्या बन जाएगा। जिस टाइम से जब इंक्रीज करते करते जिस टाइम से अचानक से स्ट्रेट हो गया, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम से हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट उसको हम मान लेंगे। उस टाइम हम लोग इन पॉइंट डिटेक्ट कर लिए, ठीक है। ये आपका था, ये बस हमने बताया आपका एसिड बेस के केस में, और अदर टाइट्रेशन भी जो हमने किया उसमें भी सेम ही फॉलो होता है, ठीक है। जिस टाइम पे ग्राफ हमारा चेंज हो रहा है, साफ चेंज होगा, उस टाइम से हम लोग क्या करें, नोट डाउन कर लें, वो इन पॉइंट है हमारा, ठीक। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, कंडक्टोमीटर का कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग कंटेंट, ऐसे ऑफ आयोनिक ड्रग, क्योंकि हमने देखा आयंस पे ये डिपेंड कर रहा है। यदि हमें ऐसे करना रहेगा, एनालिसिस करना रहेगा आयोनिक ड्रग का, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं कंडक्टोमीटर का, ठीक है। ड्रग दैट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट क्या करता है, कैन बी क्वांटिफाइड बाय कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। किसके द्वारा हम इसको क्वांटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा करेंगे। यहाँ भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि आयंस के ऊपर क्या हमारा डिपेंड कर रहा है ना। तो जितना भी आयनिक प्रोडक्ट रहेगा उसको हम किसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस्ड ड्रग, यदि वीक एसिड और वीक बेस ड्रग रहेगा तो उसमें क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज अल्कलॉइड्स, क्विनिन, एट्रोपिन कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस यूजिंग अ कंडक्टोमेट्रिक एंड पॉइंट। अब जो कोई भी हमारा वीक एसिड वीक बेस का हमने देखा है कि उसमें क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, उसके अगेंस्ट वाले से लेते हैं। यदि वीक एसिड है तो वीक बेस को लेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस को भी ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जो यूज करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज अल्कलॉइड्स, क्विनिन, एट्रोपिन कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। वीक एसिड और वीक बेस रहेगा तो उसके अगेंस्ट में क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को लेंगे यूजिंग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक इन पॉइंट से डिटेक्ट कर लेंगे इसको। उसका डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी, कितना ड्रग हमारा प्योर है उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में से। इम्प्योरिटी डिटेक्शन, कंडक्टोमेट्रिक मेथड हेल्प डिटेक्ट आयोनिक इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब कंडक्टोमेट्रिक मेथड से हम लोग क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, आयोनिक इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, अदर आयन इन रॉ मटेरियल, क्योंकि आयन्स प्रेजेंट रहेगा तो हमें पता चल जाएगा ना, कंडक्टेंस का क्या होगा, हाई हो जाएगा। वाटर प्योरिटी में भी यूज करते हैं कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का। कंडक्टोमेट्री इज यूज टू चेक द कंडक्टिविटी ऑफ डिस्टिल एंड डी आयोनाइज्ड वाटर। डी आयोनाइज्ड और डिस्टिल वाटर को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। विच इज इसेंशियल इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम लोग हमेशा इसमें यूज करते हैं। हम लैब में भी प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। हमारा डिस्टिल वाटर प्योर है कि नहीं है, इससे हम कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन से पता कर सकते हैं।
अब डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी स्टडी यूज टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, pKa6 को डिनोट करते हैं, और वीकली आयोनाइज्ड ड्रग यूजफुल फॉर स्टडिंग सॉल्युबिलिटी एंड आयोनाइजेशन। सॉल्युबिलिटी और आयोनाइजेशन को यदि पता करना तो भी हम कनेक्टोमेट्री टाइट्रेशन का यूज कर सकते हैं। फॉर ड्रग इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स विच इज क्रूशियल फॉर ड्रग फॉर्मुलेशन। एंड दूसरा फोर्थ हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड डोजेज फॉर्म, वहाँ भी हम इसको कंडक्टोमेट्री का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मुलेशन में देखेंगे कंडक्टिविटी मेजरमेंट इंश्योर करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, उसका कंसंट्रेशन बैलेंस है कि नहीं इलेक्ट्रोलाइट में, हम किसे पता कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन से। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन्स एंड इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, सबका हम लोग क्योंकि आयंस, जहाँ आयंस आ रहा है तो हम उसमें कंडक्टोमेट्री यूज कर सकते हैं। सस्पेंशन एंड इमल्सन की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ फेज डिस्ट्रीब्यूशन। फेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फेज मतलब किसमें सेपरेट तो नहीं हो रहा है, वो कितना एक फेज में है कि दो फेज में है, अच्छी तरह से डिजोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी गिव्स इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अबाउट द फेज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल इन वाटर वर्सेस वाटर इन ऑयल टाइप। अदर एप्लीकेशन में देखेंगे इसे डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, एक्वस सॉल्यूशन, इस सब में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का यूज कर सकते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात करें तो वहाँ भी हम लोग देख सकते हैं किस केस में, ड्रग इनसॉल्युबल इन वाटर, यदि वाटर में हमारा ड्रग इनसॉल्युबल है। मॉनिटरिंग स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक ड्रग फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, अब उसमें हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं आयोनिक ड्रग का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आयंस आया तो आयंस आया, दैट मीन्स हम लोग कंडक्टोमेट्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका आज खत्म हो गया, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।